एक ऐसा व्यक्ति जिसने पूरी की पूरी मतलब दुनिया को प्रभावित किया जी। अपने विचार से, अपने विवेक से, अपने तर्कों से। जी। और आज भी हम कभी भी जैसे लगता है कि जैसे उन्होंने सीधा सीधा तोड़ा, मतलब अंतिम अपन बात के अंतिम तरफ चल रहे हैं, जी। लेकिन बार बार ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे सवाल है, बहुत सारी बातें जो आपसे कर सकते हैं। वैसा ही एक सवाल है कि जिस गांधी को, जिस महात्मा गांधी को अहिंसा के रूप में पहचाना गया, जी। उसी गांधी के अहिंसा होने के जो तरीके थे उस पर एक जबरदस्त एक कहानी के माध्यम से, उनके समधी के माध्यम से, कैसे उनको समधी को चाय पीने की छूट थी और कैसे जब किसी दूसरे ने एक चाय पी ली तो फिर उन्होंने उपवास कर दिया, वो हिंसा थी। इस तरह के उनके खूब सारे विचार हैं। तो वो विचारों को तोड़ते गए, जोड़ते गए, और आज भी कहीं ना कहीं जब भी एक व्यक्ति को लगता है कि नहीं, मुझे एक वितृष्णा सी हो रही है, मुझे लग रहा है धर्म खराब है, समाज खराब है, वो खराब है, तो एक रोशनी लेकर के आप कोशिश करते हैं, रोशनी के लिए, रोशनी लेकर नहीं, रोशनी के लिए आपकी जो दौड़ होती है वो ओशो की तरफ होती है। ये जो मान्यता है, मतलब ओशो के बारे में ये कहा जा सकता है कि वहां पे आप जब जाते हैं तो कुछ भी मिल सकता है, मतलब आपको जो चाहिए वो आपको मिल सकता है। तो ये जो मेधा थी, ये जो त्वरा थी, ये ओशो में किस रूप में आप मानते हैं? मैं मानता हूं कि ओशो लगभग 125-150 साल की पिछली अवधि में, उनकी 90 में मृत्यु के बाद भी 34 बरस हो रहे हैं, सर्वाधिक विलक्षण आध्यात्मिक, दार्शनिक, सामाजिक व्यक्तित्व थे। आज भी मौजूद हैं बिना शरीर के। और हरीश जी, ओशो के उस व्यक्तित्व की ऊंचाइयों के पास जाना तो छोड़िए, यूं करके लोग देखेंगे तो गिर जाएंगे। विलक्षण, वो देखिए क्या होता है, वो ओशो की छंटाई को लोगों ने कटाई कर दिया ना, वो आपने पहले कहा था, जो विवाद वगैरह। वरना ओशो अपने आप में इतने विलक्षण है। उसका कारण क्या है? ओशो एक उस 2-3-4 एकड़ के ग्राउंड की तरह जो पूरा हरी घास से भरा है, बस उसकी बाउंड्री कहीं नहीं है, यही गड़बड़ हो गई। क्योंकि ओशो चाहते थे, मैं सीमाएं पसंद नहीं करता तो बाउंड्री कैसे बनती। और रहा सवाल गांधी का, तो मैं एक टिप्पणी करके निकल जाऊंगा कि मोहनदास गांधी भारत के सर्वाधिक सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से असफल व्यक्ति का नाम है। अब रहा सवाल, तो मार्केटिंग भी कोई चीज होती है भाई। उनकी मार्केट, और किस लिए? तो अंबेडकर की मार्केटिंग किस लिए? वोटों के लिए। तो गांधी के नाम पे वोट मिलते हैं। तो हमारे यहाँ तो हिंदुस्तान में तो 47 के बाद में वोट ही माई बाप है ना। तो ओशो पर आता हूँ। तो ओशो इसीलिए, ओशो के वहाँ सब चीज, आपने कहा सब चीज मिलती है। ये सब चीज क्या है? इसीलिए कि जीवन जीने का हर पहलू, अच्छा आप जीना नहीं चाहते, आप जीवन को देखना चाहते हैं दूर से, हर पहलू। अच्छा आप देखना भी नहीं चाहते, आप सिर्फ सुनना चाहते हैं उसके बारे में। तो मैं एक आपको और सभी मित्रों को सूत्र बताता हूं। कमरा बंद कर लीजिए, हल्की रोशनी चलाइए और सुगंधित द्रव्य छिड़क लीजिए, इत्र या अगरबत्ती, धूपबत्ती जला लीजिए, और हैवी म्यूजिक साउंड सिस्टम जो होता है उसमें ओशो के प्रवचन चलाए। मैं जानबूझकर ध्यान देकर यहाँ प्रवचन शब्द कह रहा हूँ, बिल्कुल भाषण नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मैं उन्हें संतों की श्रेणी में गिनता हूँ। बहुत बढ़िया, संतों की। और सुनिए, जिन लोगों को ये गलत फहमी है कि हम लो टोन में भाषण अच्छा देते हैं, प्रवचन नहीं भाषण, सारी गलत फहमी दूर हो जाएगी। आप पर एक जादू छाएगा, उस जादू में आपको नशा आएगा, जो मैंने तो शराब चखी भी नहीं, लेकिन शायद शराबों में भी नहीं होगा। और आधा घंटा अगर आपने उसी रूप में ओशो को सुन लिया तो बाहर आप निकलेंगे तो शांत, निश्चल, धुले हुए भाव से। मैं यहाँ पे एक सवाल और करना चाहूंगा जो आपके विषय से जुड़ा हुआ है। जी। आपने कहा उच्चारण, जी, भाषा की शुद्धता। बिल्कुल। और आप कहते हैं कि कोई इष्ट सिद्ध नहीं था, कोई शक्तिपात नहीं था। बिल्कुल। ओशो एक सामान्य व्यक्ति की तरह इस जीवन में आए थे और उन्होंने जीवन जिया और अपने अध्ययन के आधार पर उन्होंने एक यात्रा जो की, इस पृथ्वी में यात्रा की। वही आपका विषय है, क्योंकि आपने भी अपने उच्चारण, अपनी भाषा, अपने लहजे, उसके लिए आपने एक लंबा काम किया। और आप इस बात को लेकर संतुष्ट है कि आप जैसा चाहते थे वो आवाज आपकी है। बिल्कुल। ओशो ने भी कुछ ऐसा किया? ओशो ने त्राटक बहुत किया।
आप है ना ओशो का पूरा फोटो ढक दीजिए, सिर्फ आंखें खुली रखिए, गजब की रोशनी उसमें से आएगी, गजब का आकर्षण। इसीलिए ओशो क्या करते थे, हर पूर्णिमा की रात को खीर खिलाने के बाद वो अपना लॉकेट देकर, उससे पहले वे सम्मोहन करते थे, जिसको कहते हैं शक्तिपात करना। आम आदमी को समझाने के लिए मैं सम्मोहन कह रहा हूं, वरना वो सम्मोहन नहीं होता है, हम उसको कहते हैं शक्ति की अंतर्दृष्टि करना। सम्मोहन, लेकिन आम आदमी शक्ति की अंतर्दृष्टि करना आप लोग समझ नहीं पाएंगे, इसलिए कह रहा हूं। तो वो हर पूर्णिमा की रात को जब चंदा पूरा होता, खुले में बैठते, अंदर कमरे में नहीं, हरियाली में खुले में बैठते, अंतर शक्ति जो है वो करते, उसके बाद लॉकेट देते, सिर पे हाथ फेरते, और वो जो अद्भुत आनंद है, तो वो कहाँ से आया जी। मैं यहाँ एक उदाहरण दूंगा, फिल्म जगत में बहुत बड़ा नाम विलेन के रूप के.एन. सिंह, जिनके बारे में कहते थे कि वो आंखों की हरकतों से आदमी को डरा देते थे, बाद में प्राण साहब वो त्राटक करते थे। तो ओशो त्राटक करते थे, और त्राटक से उन्होंने 3 फायदे होते हैं। देखिए क्या है, क्योंकि त्राटक मैंने बरसों किया है तो उसके अनुभव भी लिए हैं। त्राटक में क्या होता है, एक तो आदमी की आंखें इतनी पावरफुल हो जाती है कि किसी दूसरे की आंखों में सामने 2 मिनट देख लेना तो सामने वाला आदमी या तो मदहोश हो जाएगा, नियंत्रण में आ जाएगा, ठीक है, अब आप सदुपयोग करें दुरुपयोग वो आपकी बात है, या फिर वो आदमी बेहोश हो जाएगा, या फिर वो बेहोश नहीं होगा लेकिन बेसुध, हाँ बेसुध, कोमा भी नहीं, बेसुध हो जाएगा। कोमा तो बड़ा खतरनाक शब्द है। और दूसरा क्या होता है, ये सब मेरे आजमाए तरीके हैं, तो मेरे जैसा साधारण आदमी जिसको थोड़ा सा वक्त मिला, तो ओशो तो बहुत बड़ी बात थे। दूसरा क्या होता है कि अगर मैं यहाँ बैठा और मैं उस कुर्सी को कहूंगा इधर खिसक, तो खिसकेगी, हाँ खिसकेगी वो, ठीक है, हाँ बिल्कुल, कुर्सी को, मतलब एक निर्जीव चीज को। और अगर मैंने कह दिया कि यहाँ बैठा है व्यक्ति और मैं उसे आदेश दे रहा हूं, तो आएगा मेरे पास उठकर। ओके। और मैं जब सीखता था 90 के दशक में, तब तो प्रयोग किए ही किए थे। मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, ये सार्वजनिक रूप से नाम नहीं बताऊंगा, बहुत बड़ी फिल्मी हस्ती, अभिनय निर्देशन के क्षेत्र की बहुत बड़ी चोटीधारी हस्ती, मैंने तो उन तक पर आजमाया और वो भी बहुत जानते थे। तो जब मैं उन पर आजमा के उनके पास बैठा तो मुस्कुराए और मेरा हाथ दबाया, मैं समझ गया कि ये बंदा भी जानता है कि त्राटक क्या। ओशो त्राटक कोई इष्ट नहीं है, उस आदमी का इष्ट था कि ईश्वर है जी, पर वो जिसे मैं जानता हूं, ठीक है। और वो कई बार कहते थे कि वो सामने है। हाँ, यानी उनका इष्ट कौन है, उनका इष्ट आप और हमारे इष्ट से बहुत प्रबल था। आप और हमारा इष्ट तो हम बाहर खोजते हैं, गणेश भगवान है उनका चित्र याद करेंगे, शिव जी है चित्र याद करेंगे, छवि याद, वो तो कहते हैं मेरी आत्मा मेरा इष्ट है, मेरा इष्ट मेरी आत्मा में और मेरी याद। तो वो अंदर से इष्ट लाते थे, हम बाहर से याद करें। हमारा इष्ट आयातित होता था, उनका जो है उपार्जित होता था, दोनों में अंतर है। तो इसलिए उनका इस मायने में तो इष्ट यानी उनकी आत्मा बल उनका प्रबल था, और वो करते थे, त्राटक खूब करते थे। 2 बातें। तीसरी बात है, ध्यान की गहरी अवस्थाओं का नाम ओशो है, योग नहीं, ध्यान। इसीलिए ओशो ध्यान पर जोर देते थे, योग पर नहीं। भाई जो जिस बात का विशेषज्ञ उसी को, ये है। हाँ, आपका विषय था इसलिए आप इसमें बड़े मुक्त भी हो गए थे। अंतिम सवाल की तरफ जाएंगे, और आपका भी विषय वही है, क्योंकि मुझे लगता है कि ओशो पे तो किसी भी सिरे को पकड़े तो अपन उन पे बात कर सकते हैं। राजनीति की बात करूंगा मैं आपसे। ओशो के पूरे के पूरे जो वांग्मय है, उनका जो पूरा चरित्र है, उसमें से आजादी निकल करके हमें मिलती है। 1931 में ओशो जन्म लेते हैं, गुलाम भारत में जन्म लेते हैं, हमें आजादी मिलती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कच्चे हाथों में मिल गई, पक्के हाथों में मिल गई, लेकिन वो उन सब चीजों को बहुत करीब से देखते हुए निकलते हैं, लेकिन सीधा हस्तक्षेप नहीं करते वो उसमें। डायरेक्ट कोई हस्तक्षेप नहीं करते। वो ये नहीं कहते कि ये बेकार है, ये अच्छा है, ये खराब है। तो क्या वो इस राजनीति से संतुष्ट नहीं थे, या कि उनको लगता था वास्तव में, जैसे कि बहुत सारे कुछ लोग कहते हैं कि ये तो आज़ादी है ही नहीं, तो उनके मन में आज़ादी को लेकर के, देश को लेकर के, देश के राष्ट्रीय सरोकारों को लेकर के उनका क्या सोच? उनका ये कहना था हरीश जी कि देखिए, क्योंकि वो गुलाम भारत भी उन्होंने देखा है, और 16 साल के थे जब आज़ादी मिली, तो वो मैं उसी रूप में दे रहा हूँ। एक यात्रा जी थी, वो भी गुलाम से लेकर के आज़ाद भारत तक की यात्रा। ओशो का ये मानना था कि राजनीति मेरी कहीं प्राथमिकताओं में नहीं है, और राजनीति देश के समाज के ऊपर चढ़ा हुआ मुलम्मा है। मैं समाज के जागरण की बात कर रहा हूं, यानी मैं नीचे से परिवर्तन की बात कर रहा हूं। तो ऊपर तो आवरण है, वो तो किसी भी दिन बदला जा सकता है। तो क्योंकि राजनीति की जब आप बात करते तो आपको किसी पार्टी, 2-4 पार्टी, 10-12-15 चेहरों की बात करनी पड़ेगी। हमारी
जो राजनीति वो पार्टी आधारित और व्यक्ति आधारित है, समाज आधारित नहीं है। समाज और ज्यादा ज्यादा तो जाति आधारित है। तो हाँ, ओशो बहुत धर्म को नहीं मानते, तो जाति को जाति को कहां से कहाँ- मानते वो। जाति का तो तो बड़ा- ओशो का दूसरा एक और कारण है। देखिए क्या होता है कि एक क्रिकेट टीम में सारे बैटर भी नहीं होते, सारे बॉलर भी नहीं होते और सारे ऑलराउंडर भी नहीं होते। अब आप 11 नंबर वाले बॉलर से कहेंगे कि तू 50 रन बना के आ, भाई तुमने कभी सोचा नहीं पाया। उसका दायित्व क्या है? ईश्वर ने ओशो को दायित्व क्या देके भेजा है? क्योंकि ईश्वर को तो नकारते नहीं थे ना। तो असल अच्छा, राम सुखदास जी की बात आई। राम सुखदास जी तो अभी तक थे कुछ वर्षों तक, उन्होंने कभी राजनीतिक हाँ या ना हिंदू धर्म के पक्ष में प्रतिपक्ष में कुछ नहीं, क्योंकि वो जानते थे मुझे मेरी भूमिका निभानी है। जी। मैं वही बात है ना, सृष्टि में हर आदमी अपना अपना रोल ईमानदारी से निभाए तो सब सही हो जाएगा। और दूसरे में टांग डालोगे तो फिर तो ओशो दूसरा एक और ओशो कारण था। ओशो ये कहते थे राजनीति का मतलब क्या होता है कि समाज का वो अशुद्ध भाग, जिसे हम कह सकते हैं कि ये घर का कचरा है। जी जी जी। तो घर शुद्ध रखने पर आ जाओगे तो कचरा तो कम से कम होगा ना, या ऐसा कचरा होगा जिसमें से बदबू नहीं आएगी, जिसे उठा के भी, वरना लात भी मारने को नहीं, नाक बंद करने को। वो कहते थे राजनीति वो है। तो मैं समाज में लगाऊं, मैं लोगों को अंदर से, उनके मन से मनीषा तक, आत्मा तक शुद्ध कर